राहु कारक है राजनीति का। ये लोग राजनीति में बड़े सक्सेसफुल होते हैं। छलावा वर्ड बॉलीवुड के लिए यूज किया जाता है। राहु हम आपको आपको प्रेरित करेगा शॉर्टकट ले ले दिमाग से, यानी ऐसा व्यक्ति पैसे के पीछे पागल होगा। उसके दिमाग में क्या थॉट होगा कि मुझे बस पैसा कैसे मिल जाए, क्योंकि राहु छलावा है। कभी कभी राहु गलत तरीकों के से पैसा कमाने की वजह से परिवार के साथ में संबंध खराब भी कर देता है। क्रिप्टो, स्टॉक मार्केट, ऑनलाइन बैटिंग, ये सब स्पेकुलेशन पे चलता है और राहु इसके लिए प्रेरित करता है। तो आपके पैसे का सोर्स तो हमेशा ऐसी जगह से आना है जहां पर पैसा बहुत आए, चाहे मीडियम सही है या नहीं वो मैटर नहीं करता है। नमस्ते और स्वागत है आप सबका एक और एक्साइटिंग एपिसोड में। मैं हूं आप सभी की होस्ट भव्या और आज का एपिसोड होने वाला है एकदम स्पेशल। आज हम बात करेंगे एक ऐसे प्लेनेट के बारे में जो जहां भी जाए जिंदगी उस इंसान की पलट के रख देता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ राहु की, जिससे आप सभी बहुत ज्यादा डरते हैं। और इस फैसिनेटिंग टॉपिक को डिस्कस करने के लिए हमारे साथ हैं आज अमित सर। अमित सर, कैसे हैं आप? नमस्कार भव्या जी, थैंक यू मुझे बुलाने के लिए। मैं एकदम बढ़िया हूँ, आशा है आप भी अच्छी होंगी। और जैसा कि आपने कहा, बात करेंगे राहु का हमारी कुंडली के 12 भावों में, कि किस भाव में राहु किस प्लेस पर हो तो जिंदगी में क्या होता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। लोगों के बीच में कुछ मिथ भी फैले हुए हैं, वो भी सब क्लियर करेंगे आज। जी। बिल्कुल सर। तो सर, बिना देरी करे मैं पहले सवाल पर चलती हूँ। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी कि राहु आखिर है क्या और लोग इससे इतना ज्यादा क्यों डरते हैं? ओके, बहुत अच्छा सवाल है। मैं देख रहा हूँ कि आजकल लोगों के बीच में एस्ट्रोलॉजी की अवेयरनेस बहुत है। तो उनको एक स्टैंडर्ड आंसर पता होगा सबको कि हमारी जोडिएक में 9 प्लैनेट्स होते हैं। 7 तो फिजिकली अवेलेबल हैं, लेकिन 2 छाया ग्रह हैं। अब छाया ग्रह का क्या मतलब होता है? छाया ग्रह का मतलब होता है कि जब हमारा पृथ्वी और चंद्रमा एक दूसरे को 2 जगह पर काटते हैं। ओके। सॉरी, पृथ्वी नहीं, सूर्य और चंद्रमा, मैंने गलती से पृथ्वी बोल दिया। सूर्य और चंद्रमा एक दूसरे को जब घूमते हैं तो 2 जगहों पर काटते हैं। एक को बोलते हैं नॉर्थ नोड और एक को बोलते हैं साउथ नोड। तो वो जो कटाव पॉइंट होता है उसको हमने राहु और केतु का नाम दिया हुआ है। सो नॉर्थ जगह ओके। पर नॉर्थ नोड जहां पर कटता है उसको राहु बोलते हैं, और जो साउथ नोड होता है उसको केतु बोलते हैं। ये एक इमेजिनरी पॉइंट है, ये फिजिकली एग्जिस्टिंग प्लेनेट नहीं है, इसको इसलिए इसको छाया ग्रह बोलते हैं, सूर्य और चंद्रमा के कटाव बिंदु को। अब ज्योतिष में राहु को एक कार्मिक ग्रह माना गया है। यानी कि अगर मैं सिंपल शब्दों में कहूं कि पिछले जन्म में मान लीजिए आपकी कोई इच्छा अधूरी रह गई थी, आप जिंदगी में कुछ करना चाहते थे, वो आपको नहीं मिला और आपने ये जन्म लिया, दूसरा जन्म लिया। सो कोई भी इच्छा जो पूर्ण ना हुई हो वो इस जन्म में पूरी होती है, तो राहु उस भाव में बैठा होता है, क्योंकि ये उस इच्छा को यहाँ पर पूरी करवाता है। ये ऑब्सेशन देता है। आप किसी चीज के पीछे पागल हो जाते हो उसको पाने के लिए। अगर ये 5th हाउस में बैठ जाए तो आप प्यार को पाने के लिए पागल हो जाओगे, एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूं। तो ये ऑब्सेशन देता है, एम्बिशन भी देता है। आप आगे बढ़ने के लिए आपको प्रेरित करेगा, चाहे तरीके सही हो या गलत, लेकिन आपको मोटिवेटेड रखेगा, आपके अंदर महत्वाकांक्षा पैदा करेगा, आपके मन में डिजायर होगी किसी चीज को पाने की, और ऑब्सेशन तो ये देता ही है। जिस जगह पर राहु बैठा होता है उस डायरेक्शन में इंसान जो है बार बार आकर्षित होता है। उसे नहीं पता वो कौन सा फोर्स है जिंदगी में जो उसे बार बार पुश कर रहा है उस डायरेक्शन में जाने के लिए, लेकिन वो जाता है क्योंकि राहु उसे अपनी तरफ बुला रहा है। ये एक ऐसी भूख है जो पिछले जन्म में शायद नहीं मिट पाई थी, लेकिन इस जन्म में उसको मिटाने के लिए राहु ने कुंडली के अंदर, उस पर्टिकुलर हाउस के अंदर अपना स्थान ग्रहण कर लिया है। इसलिए राहु जहां पर बैठा हो उस भाव से संबंधित रिजल्ट देगा। या तो इंसान को वहां पर टॉप पर लेकर जाएगा, बिल्कुल शिखर पर लेकर जाएगा, या ऐसी स्थिति पैदा कर देगा कि आप कंफ्यूज हो जाओगे और बिल्कुल आपको नीचे गिरा देगा। दोनों केसेस में एक्सट्रीम रिजल्ट्स मिलेंगे, या तो बहुत सक्सेसफुल या बहुत ही नुकसान। जी। सर, यहाँ पर हमने समझा राहु आखिर है क्या। अब हम समझते हैं कि राहु अगर अलग अलग 12 हाउसेस में बैठा हो तो उस पे जी। क्या है, इंसान की पर्सनालिटी होगी, उसको क्या करियर चूज करना चाहिए, क्या करियर चूज नहीं करना चाहिए, उस प्रोसेस पे हम चलते हैं। तो फिर मेरा दूसरा सवाल है, अगर राहु हमारा फर्स्ट हाउस में बैठा हो तो इंसान की, उस पर्सन की पर्सनालिटी पे क्या इम्पैक्ट आता है और उसको क्या करियर चूज करना चाहिए और क्या करियर नहीं चूज करना चाहिए?
जी, बहुत अच्छा सवाल है। हमारी कुंडली के लग्न यानी कि फर्स्ट हाउस जो होता है, वो हमारे स्वभाव को दर्शाता है, हमारे नेचर को दर्शाता है, हमारी पर्सनैलिटी को दर्शाता है। सो जब राहु यहाँ पर बैठा होगा, राहु है ग्रह रहस्यमय का। तो ऐसे लोगों का व्यक्तित्व बड़ा रहस्यमय होता है। लोग इनकी तरफ ऑटोमेटिकली ही आकर्षित होते चले जाते हैं। मुझे अगर मेरे मान लीजिए मेरी कुंडली के फर्स्ट हाउस में राहु बैठ जाए, तो बड़ी ही मैग्नेटिक पर्सनैलिटी होगी, लोग मुझसे आकर्षित होंगे, मुझे भी नहीं पता होगा कि वो क्यों आकर्षित हैं। मैं सोचूंगा मैंने ऐसा क्या बोल दिया, मेरे लिए तो बहुत नॉर्मल बात है। लेकिन सामने वाले को लगेगा कि आपने तो बहुत अच्छी बात बोली है, या आपके अंदर बहुत ही ऐसा कोई गुण है जो बहुत ही अच्छा है, और आपकी तरफ वो आकर्षित होते चले जाते हैं। ऐसे व्यक्ति के अंदर अ, आप कह सकते हैं कि अनकन्वेंशनल लोग होते हैं ये। या तो इनकी विचार ऐसे होंगे कि बिल्कुल दुनिया से अलग, या इनका पहनावा ऐसा होगा जो बिल्कुल दुनिया से अलग होगा। सोच फिजिकल अपीयरेंस भी डिफरेंट हो सकती है। सो मैं जनरली, क्योंकि हम किसी के शरीर पर टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे, तो उस बात को हटाते हुए ये अनकन्वेंशनल सोच वाले लोग हो सकते हैं। ये डिफरेंट पहनावा पहनने वाले हो सकते हैं। आपने देखा होगा बॉलीवुड के अंदर एग्जाम्पल के लिए कुछ ऐसे लोग हैं जो पर्टिकुलर तरीके के ही कपड़े पहनते हैं, वो उनकी पहचान बन चुका है, वो अपने आप को ब्रांड बना चुके हैं। ये राहु देता है, क्योंकि उनका वो दूसरों से अलग तरीके से सोचते हैं और अपनी जो सोच है उसके अंदर ही कंफर्टेबल होते हैं। इन लोगों को क्या करना चाहिए? राहु कारक है राजनीति का। ये लोग राजनीति में बड़े सक्सेसफुल होते हैं। राहु कारक है अभिनय का, क्योंकि ये आपको छलावा देता है, और अभिनय के लिए आपको क्या चाहिए? बार बार एक्सप्रेशन चेंज होने चाहिए। अभी आप हंस रहे हो और 2 सेकंड बाद आंसू गिरते हुए दिखने चाहिए। छलावा वर्ड बॉलीवुड के लिए यूज किया जाता है। तो जिनका राहु बहुत स्ट्रांग होता है उनको अभिनय की फील्ड में जाना चाहिए, आपको राजनीति के फील्ड में जाना चाहिए, क्योंकि आपके अंदर एक मैग्नेटिक पर्सनैलिटी होती है और बहुत सफलता मिलती है। अपनी इंडिविजुअलिटी आपकी जो है उसको आपको बरकरार रखना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? ऐसे लोगों के अंदर जनरली आइडेंटिटी क्राइसिस आता है अगर वो अपने आप को नहीं पहचानते, अपनी इंडिविजुअलिटी को मेंटेन नहीं करते। यानी बॉलीवुड में जो मैं एक व्यक्ति हूं जिसे अलग तरीके का पहनावा पसंद है, अगर मैं दूसरों की बातों में आकर उसमें उसको बदल दूंगा तो क्या होगा? मैं खुद कंफ्यूज हो जाऊंगा और मैं कंफर्टेबल फील नहीं करूंगा, मेरी इंडिविजुअलिटी चली जाएगी। तो ऐसे लोगों को अपनी इंडिविजुअलिटी मेंटेन करनी है, कोई मुखौटा धारण नहीं करना है, ट्रांसपेरेंसी रखनी है। तो अगर ये काम आप करेंगे तो राहु से आपको कोई नुकसान नहीं होगा, और आप मैग्नेटिक पर्सनैलिटी के तो स्वामी हैं ही, लोग आपकी तरफ चिपक आकर्षित होते ही चले जाएंगे। जी, और सर अगर आप कोई एक चीज बता सके कि इनको इस चीज से दूर रहना ही रहना है, तो वो क्या हो सकती है? चाहे वो हैबिट वाइज हो, चाहे वो ड्रिंकिंग मतलब खाने पीने या हेल्थ से रिलेटेड हो, वो कुछ भी, कि वो एक चीज की वो ना करे, अगर वो करते हैं तो आपको राहु नेगेटिव इफेक्ट देगा ही देगा। देखिए राहु जनरली आपको गलत चीजों की तरफ लेकर जाता है, राहु शॉर्टकट्स की तरफ लेकर जाता है। एक मंजिल हम्म, है, 2 रास्ते हैं, एक लॉन्ग कट है, एक शॉर्टकट है। राहु हमेशा आपको शॉर्टकट पर लेकर जाएगा, लेकिन हो सकता है शॉर्टकट में रास्ते में कांटे बिछे हों। मान लीजिए हाँ, आप कार से जा रहे हैं, मान लीजिए शॉर्टकट में कीलें बिछी हैं, लॉन्ग कट का रास्ता थोड़ा सा ऊबड़ खाबड़ है लेकिन टायर पंचर नहीं होगा। शॉर्टकट में हम्म, कीलें भी पड़ी हैं, कांच भी पड़ा है जो आपकी टायर को पंचर कर सकता है, लेकिन आप शायद आधे से कम समय में पहुंच जाओगे शॉर्टकट से। बिल्कुल। राहु वहां आपको आपको प्रेरित करेगा, शॉर्टकट ले ले दिमाग से, हो सकता है ना ही हो पंचर तो क्या, तो जीत तो जाएगा ना। तो ये मेंटेलिटी आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेगा शॉर्टकट लेने के लिए, और कभी कभी हम्म, उसके लिए गलत जगह पर गलत तरीकों से आपको इन्फ्लुएंस करता है। आप गलत संगत में पड़ सकते हैं, गलत तरीके अपना सकते हैं। इसलिए राहु की जब किसी की महादशा चल रही हो तो बहुत केयरफुल रहना चाहिए। जी, आई होप आप सबको पता, सबसे पहले आप अपना चार्ट देखना, उसमें आपका जो भी राहु का प्लेसमेंट है, अगर किसी किसी का फर्स्ट हाउस में बैठा है तो आई होप आप इन सारी बातों से रिलेट कर पा रहे होंगे। अगर रिलेट कर पा रहे हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा, और आपको और क्या क्या जानना पसंद है वो भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सर इसी के साथ अब मेरा है सेकंड हाउस। अगर राहु सेकंड हाउस में होता है तो उस इंसान की पर्सनालिटी पे, करियर पे क्या इम्पैक्ट आता है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो? देखिए सेकंड हाउस होता है परिवार का, सेकंड हाउस होता है मेरे भोजन की चॉइसेस का, सेकंड हाउस होता है पैसे का। पैसा वाला फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन मुझसे बहुत पूछा जाता है, क्योंकि सबको पैसा चाहिए। अब राहु वहां बैठा है, राहु तो इन्फ्लुएंस करेगा बहुत पैसा देने के लिए,
ये बात सच है कि सेकंड हाउस में राहु बैठा हो तो मिलियनर बिलियनर जो होते हैं वो बनते ही बनते हैं। अब वो सही तरीकों से बने हैं या गलत तरीकों से, हम उसमें नहीं जाएंगे, लेकिन मिलियनर बिलियनर बनाता है अगर वो नेगेटिवली इम्पैक्टेड नहीं है तो। समझिए, अब राहु है एक क्रूर ग्रह, क्योंकि छाया ग्रह है लेकिन है तो प्लेनेट, हमारे ज्योतिष में माना गया है। तो अब सेकंड हाउस में बैठेगा तो ये ऑब्सेशन दे रहा है यहाँ पर, यानी ऐसा व्यक्ति पैसे के पीछे पागल होगा। उसके दिमाग में क्या थॉट होगा कि मुझे बस पैसा कैसे मिल जाए। वो ये नहीं सोच रहा है कि पैसा अच्छे तरीके से आ रहा है या सही तरीकों से आ रहा है या गलत तरीकों से, उसको फर्क नहीं पड़ता, पैसा चाहिए। मैंने बताया ना, ये एक ऐसी स्थिति है जो पिछले जन्म में शायद आपकी पूरी नहीं हो पाई थी। अपूर्ति, आप उसको क्या बोलते हैं, आपकी आसक्ति, ऑब्सेशन ले जाएगा उसके अंदर। तो अब आपको इस जन्म में वो इच्छा पूरी करनी है, पैसा तो चाहिए। सोचो सही तरीका हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सिमिलरली परिवार को लोग बड़ा प्यार करते हैं, लेकिन क्योंकि राहु छलावा है, कभी कभी राहु गलत तरीकों के से पैसा कमाने की वजह से परिवार के साथ में संबंध खराब भी कर देता है। क्योंकि आपका परिवार मान लीजिए बहुत उसूलों वाला है, सिद्धांतों पर चलता है, आप पैसा गलत तरीके से कमा रहे हो तो क्या होगा, वो कहेंगे कि आप गलत रास्ते पर हो, आप कहोगे नहीं मैं तो सही रास्ते पर हूँ, मेरे जीवन में मेरा उद्देश्य है पैसा कमाना। तो क्या होगा, लड़ाई होगी, परिवार और आपके बीच में संबंध खराब हो सकते हैं। भोजन का भाव मैंने आपको बताया, यानी कि आपकी चॉइस ऑफ फूड, वाणी का भी भाव है। तो भोजन क्या होगा, आपको खाने की बात नहीं, खाने में स्पाइसी पसंद होगा, ठीक है। ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग की आदत लग सकती है। तो मैं जनरलाइज नहीं कर रहा हूं कि जिनके सेकंड हाउस में राहु होता है उनको ड्रिंकिंग या स्मोकिंग की आदत होगी ही होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसे लोग हो सकता है कि बहुत ज्यादा अब्यूजिव वर्ड यूज करते हो, कोई उनको शराब या नशे की आदत नहीं है, लैंग्वेज खराब है आपकी, आप सही वर्ड्स यूज करना नहीं जानते, अब्यूजिव वर्ड्स यूज करते हो। आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जब तक एक दो अब्यूजिव वर्ड्स उनके मुंह पर ना आ जाए वो सेंटेंस कंप्लीट नहीं कर पाते। ये वही हैं, ये वही राहु वाले ही हैं। और तीसरा, अगर इन सब में से तीनों ये कंडीशन नहीं है तो आपके अंदर क्या होगा, आप हार्श होने की आपके अंदर आदत होगी। आप जब बोलते होगे तो आपको अपने वाणी पर कंट्रोल नहीं होगा और आप अननोइंगली सामने वाले के साथ हार्श हो जाओगे और उसको हर्ट कर जाओगे। राहु ये नेगेटिव इंपैक्ट डालता ही है। दूसरा, अब पैसा जब कमाना है तो आपको ये स्पेकुलेशन वाले बिजनेस में लेकर जाता है, सट्टा मार्केट में लेकर जाएगा। ऑनलाइन गेमिंग बैट, जुए वाली जो बैट होती है, क्रिकेट पर, किसी स्पोर्ट्स पर आप बैट लगाते हो, पैसा जीतते हो, तो ये स्पेकुलेशन वाले प्रोफेशंस हैं। क्रिप्टो, स्टॉक मार्केट, ऑनलाइन बैटिंग, ये सब स्पेकुलेशन पे चलता है और राहु इसके लिए प्रेरित करता है। या फॉरेन कंट्री से आपका संबंध हो, विदेशी जगहों से आपका इनकम का सोर्स हो सकता है। लेकिन आप 9 to 5 वाली जॉब में जाकर पैसा कमाना नहीं चाहोगे, मजबूरी में कमाना पड़ गया तो वहां पर अनसेटिस्फाइड रह जाओगे और कहाँ पे कभी भी सक्सेसफुल नहीं रहोगे। तो आपके पैसे का सोर्स तो हमेशा ऐसी जगह से आना है जहां पर पैसा बहुत आए, चाहे मीडियम सही है या नहीं वो मैटर नहीं करता है। जी, इनको क्या करियर चूज करना चाहिए और क्या अवॉइड करना चाहिए? देखिए करियर की बात तो हम करेंगे कुंडली के 10th हाउस में, क्योंकि वो प्रोफेशन का होता है। लेकिन क्या करना चाहिए, जैसे कि मैंने बताया, स्पेक्युलेटिव बिजनेस में नहीं जाना चाहिए, स्टॉक मार्केट, क्योंकि बहुत रिस्की होता है। ये लोग ये सोचते नहीं है कि इनकी बाउंड्री कहाँ पर है। लेट सपोज इनके पास 5 लाख रुपए है लगाने के लिए, और या हो सकता है 10 लाख रुपया है, ये 10 लाख पूरा लगा देंगे कि आएगा तो मैं 100% ले लूंगा प्रॉफिट, लेकिन वो चला जाएगा 10 लाख रुपया, उसका वो ये सोचते नहीं है, इम्पल्सिव डिसीजन लेते हैं बिना सोचे समझे। इसलिए इनको ये ऐसे इम्पल्सिव डिसीजन से बचना चाहिए और स्पेकुलेटिव मार्केट में बहुत ही रिसर्च करके प्रोफेशनल की सलाह के साथ में विद थ्रेशोल्ड सेट करके कि मुझे इतना नुकसान मैं सहन कर सकता हूँ, इतना नहीं कर सकता, तो वो जब तक पैरामीटर सेट कर रहे हैं ये लोग सेफ हैं। इम्पल्सिव डिसीजन मेकिंग से बचना चाहिए। ओके सर। फॉर एग्जांपल किसी का राहु पॉजिटिवली एक्टिव है बट उसको नहीं पता, तो आप थोड़े बहुत सिम्टम्स बताइए कि पर्सन जो पॉडकास्ट देख रहा है वो देख सके कि हाँ भी उसका राहु सेकंड हाउस में पॉजिटिवली एक्टिवेट है। राहु पॉजिटिवली एक्टिवेटेड है कुंडली में, इसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि जब वो सेकंड हाउस में बैठा है तो किसी और पाप ग्रह या क्रूर ग्रह, सूर्य शनि, अ, सूर्य शनि और चंद्रमा, जो कि आपके कृष्ण पक्ष का है, यानी जब चंद्रमा कमजोर अमावस्या की तरफ होता है, तो उस हाँ जी। ये जब ग्रह होते हैं शनि
सूर्य, मंगल और चंद्रमा आपका अमावस्या की तरफ का, जब ये कमजोर होता है, ये 4 ग्रह अगर दृष्टि नहीं डाल रहे हैं उसके ऊपर, या उसके साथ नहीं बैठे हैं, या किसी भी तरीके से संबंध नहीं बना रहे हैं, तो पॉजिटिव माना जाता है। क्योंकि ओके। राहु में जनरली, अब मैं उच्च और नीच को नहीं मानता हूं, तो कुछ लोग मानते भी हैं, वो डिसीजन मैं उनके ऊपर छोड़ता हूं, लेकिन अगर राहु के ऊपर किसी पाप ग्रह या क्रूर ग्रह की दृष्टि या संबंध नहीं बन रहा है, तो राहु जनरली पॉजिटिवली ही माना जाता है। ओके, ठीक है। अब हम चलते हैं थर्ड हाउस की तरफ। जी। अगर राहु थर्ड हाउस में बैठा हो तो क्या इम्पैक्ट आता है उस पर्सन की लाइफ में? थर्ड हाउस होता है हमारे छोटे भाई बहन का, छोटी छोटी यात्राओं का और साहस का, हम्म, कम्युनिकेशन का। ये लोग हम्म, नेचुरल कम्युनिकेटर होते हैं, मतलब इनका जो कम्युनिकेशन होता है बहुत ही इम्प्रेसिव होता है। जब ये बोलना अच्छा। शुरू करते हैं तो जनता इनके साथ जुड़ जाती है। मैंने बताया था ना, अब बॉलीवुड जो है राहु से रिप्रेजेंट होता है, और बॉलीवुड में बिल्कुल, आपको अगर एक्टिंग करनी है तो आपकी डायलॉग डिलीवरी बहुत ज़बरदस्त होनी चाहिए। बिल्कुल। जनता आपके साथ कनेक्ट कर पाए, मतलब वो फील कर पाए कि जैसे कि आप उस सीन को जी रहे हो, आप प्ले नहीं कर रहे हो, आप हम्म, जी रहे हो। सो वो बिल्कुल। डायलॉग डिलीवरी से आता है या आपके एक्सप्रेशन से आता है। तो ये नेचुरल कम्युनिकेटर होते हैं, ये इतने इतनी नेचुरल इनके पास कम्युनिकेशन की क्षमता होती है कि जनता सामने से जुड़ती चली जाती है। हम्म, साहस की तो क्या ही कहूँ, जैसे मैंने आपको अभी पिछले भाव के लिए भी बताया था, साहस इनके अंदर बहुत होता है, रिस्क टेकिंग पावर बहुत ज़्यादा होती है। ये ओवर बिल्कुल। ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो रिस्क वाला फैक्टर आ जाता है। तो साहस की कमी नहीं है, सिर्फ ध्यान इतना रखना है कि साहस मैं किस लेवल तक लेके जा रहा हूँ। देखिए, साहस में और मूर्खता में एक बहुत पतली लाइन है। अगर हम जानते हैं वो पतली लाइन कहाँ पर एग्जिस्ट करती है, तो हम साहसी हैं, और वो हम डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं कि वो लाइन पतली वाली कहाँ पर है, तो हम मूर्ख होते हैं। बिना सोचे समझे किसी काम में नहीं कूद पड़ना है, इम्पल्सिव डिसीजंस नहीं लेने हैं। और ऐसे लोगों की अगर मैं बात करूं, तो जैसा कि मैंने आपको बताया, फिल्म इंडस्ट्री में ये लोग सक्सेसफुल होते हैं, राजनीति में सक्सेसफुल होते हैं। ये हाउस जो है आपकी क्रिएटिविटी का भी है, स्किल्स का हाउस भी है। ऐसे लोग क्रिएटिव भी बहुत होते हैं। अब आपको जैसे पोयम लिखना है, किसी को पोयम लिखने का शौक होगा, किसी को अभिनय करने का शौक होगा। आज के ज़माने में कलयुग की बात करें तो यूट्यूब पर कंटेंट बनाने का शौक होता है, ये राहु ही देता है। कंटेंट ओके। बनाना, सोशल मीडिया पर फेमस होना, ये सब थर्ड हाउस से आपको इंस्पिरेशन मिलती है, और आप इस लाइन में सक्सेसफुल होते हैं। छोटे भाई बहनों से या तो संबंध बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि छोटे भाई बहनों का भी भाव है, या संबंध खराब भी हो जाते हैं। या तो आपकी जिंदगी में इतने होंगे कि आपका ऑब्सेशन होगा उनकी उनके देखभाल करना, उनको आप बहुत प्यार करेंगे, या संबंध बिल्कुल ही खराब हो जाएंगे। एक्सट्रीम ही मिलेगा, मिडिल ग्राउंड राहु नहीं जानता है, ये बात आप समझ लीजिए। मैं इतना कंसल्टेशन करता हूँ, जब मेरे पास लोग आते हैं, मैं उनसे ये क्वेश्चन पूछता हूँ राहु थर्ड हाउस में देख के, क्या आपके छोटे भाई बहनों के साथ संबंध बहुत अच्छे या बहुत खराब है? तो एक ही जवाब मिलता है, या तो बहुत अच्छे हैं या बहुत ही खराब, मिडिल ग्राउंड नहीं है। जी। और इनको क्या हैबिट बिल्कुल ही मतलब इग्नोर कर, मतलब उसको करना ही नहीं चाहिए उस हैबिट को, वो एक आप हैबिट बता दीजिए सो दैट उनको थोड़ा सा गाइडेंस मिल जाए कि हाँ भाई मेरे को ये हैबिट बिल्कुल भी नहीं करनी, अगर करता हूँ तो मेरा वो बहुत ज्यादा खराब हो जाए। राहु खराब तो खैर पता नहीं मैं खराब हो जाएगा, लेकिन राहु क्या करवाता है वो बताता हूँ। हम्म, राहु आपको पेशेंस नहीं रखने देता, तो आप क्या हो जाते हैं, इम्पेशेंट। धैर्य नाम की चीज आपकी डिक्शनरी में नहीं होता। तो आप क्या करोगे, जब पेशेंस नहीं है आपके अंदर, तो आप जल्दबाजी में डिसीजन लेते हो, रिस्क लेने की हम्म, क्षमता बढ़ाते हो अपनी। जब पेशेंस नहीं रखोगे, रिस्क बढ़ेगा, तो क्या होगा, नुकसान। इसलिए अगर थर्ड हाउस में आपके राहु बैठा है, तो पेशेंस रखना सीखो, ये आपको जिंदगी में और आगे लेकर जाएगा। क्योंकि राहु टॉप पर लेकर तो जाता ही है, गिराता भी वहां से यही है। अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं होगा, तो गिर भी बहुत जल्द पहुंच तो जाओगे, लेकिन गिर भी फिर जाओगे। ओके। आई होप आपको यहाँ पे हमने फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस इन तीनों के बारे में बातें की हैं। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। अगर आ रहा है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर कोई भी सवाल इस बीच में हमसे रह गया है पूछना, तो वो आप हमसे कमेंट सेक्शन में भी जरूर पूछ सकते हैं। हम नेक्स्ट एपिसोड में या डेफिनेटली सर उसका जवाब अपने स्टोरीज पे जरूर देंगे, आप लोगों का नेम मेंशन करके। सर अब मेरा नेक्स्ट सवाल है, अगर राहु हमारा फोर्थ हाउस में होता है तो क्या घर परिवार से कैसे कनेक्शंस होते हैं, क्या वीक होते हैं, क्या स्ट्रांग होते हैं, किस किस सिचुएशंस पे?
बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट हाउस है, क्योंकि किसी भी इंसान के जीवन में उसका परिवार बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये हाउस होता है परिवार का, स्पेसिफिकली माता का। परिवार का सुख, माता का सुख, आपकी ज़िंदगी में जितनी लग्ज़रीज़ हैं, आपका घर, आपकी कार, आपकी गहने, जो भी लग्ज़री का सामान है, वो सब यहीं से देखा जाता है। और चंद्रमा इसका नेचुरल कारक होता है। अगर राहु यहाँ बैठा है, तो इंसान को क्या होता है, एक डायलेमा रहता है हमेशा कि उसको ऐसी फीलिंग आती है कि मैं अपने घर में सुखी नहीं हूँ, जिसकी वजह से वो अपने घर से दूर भागता है। या ऐसी स्थिति क्रिएट हो जाएगी कि इंसान के पास अपना घर है, लेकिन उसको सुख नहीं मिल रहा है। एक रियल लाइफ एग्जाम्पल देता हूँ। ऐसे लोग जब प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं, तो आप देखना कि जिंदगी में या तो प्रॉपर्टी लेते समय उनको अड़चनें आनी शुरू हो जाएंगी। उनको या तो बिल्डर धोखा दे देगा, या रजिस्ट्री नहीं होगी, या जो चीज़ अब वो खरीदने वाले थे वो किसी और को धोखे से दे दी गई। तो ये लोगों को प्रॉपर्टी का सुख मुश्किल से मिलता है, क्योंकि इनको अपने घर में रहने के लिए राहु प्रेरित नहीं करता है, दूर भगाता है। दूसरा, अगर इन लोगों को प्रदर्शन, लेट्स से आपने घर खरीदा, आपका घर बन गया, अब आप मूव करने वाले हो अगले महीने, आपको ऐसी कंडीशन में डाल देगा कि आपको दूसरे शहर में शिफ्ट होना पड़ गया। अब उस घर का क्या फायदा, क्योंकि घर तो आपने अपने लिए बनाया था रहने के लिए, लेकिन आपको रहने का सुख ही नहीं मिल रहा। तो कुंडली क्या कर, फोर्थ हाउस में राहु हो, अपने घर का सुख नहीं मिलता। आपकी माता को स्वास्थ्य संबंधित कष्ट हो सकते हैं, या हो सकता है माता से दूर रहते हो, माता का सुख नहीं मिलता। हो सकता है माता ना हो, जन्म के बाद माता को कोई प्रॉब्लम आ जाए, भगवान ना करे कि, लेकिन किसी की माता को हो सकता है वो जीवित ना हो। तो राहु हमेशा माता के साथ में प्रॉब्लम दे सकता है। परिवार अपने घर में रहने के लिए नहीं देगा। परिवार में एक ऐसा माहौल बनाकर रखेगा जहां पर आप कंफर्टेबल नहीं हो। आपका मन हमेशा अस्थिर रहता है, क्योंकि मैंने बोला था फोर्थ हाउस चंद्रमा उसका नेचुरल कारक है। तो राहु की जब एनर्जी चंद्रमा के साथ मैच होगी, जो आपका मन है, आप अस्थिर माइंड आपका हो जाएगा, इनस्टेबल हो जाएगा, और आपके अंदर मन करेगा कि मैं दूसरे शहर में चला जाऊं, दूसरे देश में चला जाऊं, क्योंकि फोर्थ हाउस आपकी मदरलैंड भी है, आपका जन्म स्थान। आप राहु है विदेश का कारक। आप बोलोगे मुझे तो विदेश जाना है जी, मैं तो नहीं रहूंगा इंडिया में। आप देख लेना जितने लोगों की कुंडली में भी राहु है, क्या आपके अंदर एक ऑब्सेशन है विदेश जाने का, अपना घर छोड़ना और विदेश जाने का। और एक ऐसी बात बताता हूं जो देखकर लोग शॉक हो जाएंगे। ये लोग जो कभी कभी स्ट्रगल करते हैं, जिनको समझ में नहीं आता कि मैं स्ट्रगल क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मैंने हर चीज सही करी है, अपनी कुंडली चेक करा लेना। फोर्थ हाउस पीड़ित मिलेगा। फोर्थ हाउस आपके परिवार का है, मदरलैंड का है। अगर मदरलैंड पर सुख नहीं लिखा है तो आप सक्सेसफुल नहीं होगे। ऐसे लोगों को सलाह देता हूं मैं कि वो अपने जन्म स्थान से दूर चले जाएं, या विदेश जा सकते हो तो विदेश चले जाएं, बहुत सक्सेसफुल होंगे। लेकिन जब तक वो अपने जन्म स्थान के पास रहेंगे, वो लोग सक्सेसफुल नहीं हो सकते। अगर स्पेसिफिकली राहु बैठ गया, तो आंख बंद करके दूर सेट हो जाइए, आपकी जिंदगी में प्रगति आने लगेगी। कि राहु विदेश का कारक है, दूरी का कारक है। जी। ओके, ये आपने बहुत अच्छी चीज, एक तो ये फोर्थ हाउस के बारे में मेरे को बड़ा एक होता है ना गूजबम्स आए जो भी आपने इन्फॉर्मेशन दी है। और एक जो शॉकिंग चीज जो आपने बताई कि फोर्थ हाउस या आपको पीड़ित ही मिलेगा अगर आपकी लाइफ में ऐसे ऐसे चीजें चल रही हैं। तो जी। आप प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा किस किस के साथ ये सारी चीजें आप रिलेट कर पा रहे हो, किस किस के साथ ये सारी चीजें हो रही हैं। तो सर नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट हाउस पे। अगर जी। राहु हमारा फिफ्थ हाउस में बैठा है तो उनकी उस पर्सन की लव लाइफ और बच्चों पे क्या असर आता है? फिफ्थ, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। फिफ्थ हाउस होता है हमारे संतान का, हमारे जीवन में लव, हमारी लव लाइफ का, प्रारब्ध का भी होता है, एजुकेशन का भी होता है। अब यहाँ पर राहु देव आके बैठ गए, तो अब ये अनकन्वेंशनल बना देंगे। यानी कि आपकी जब शादी होगी, आपके जीवन में प्रेम होगा, तो किसी ऐसे व्यक्ति से होगा जो अनकन्वेंशनल हो। अब आप हिंदू धर्म से संबंध रखते हैं, अगर आपको किसी किसी ऐसे व्यक्ति से प्यार हो सकता है जो हिंदू धर्म से संबंध ना रखता हो, अनकन्वेंशनल। हमारे हमारे यहाँ सलाह नहीं दी जाती है, राइट, कन्वेंशनल नहीं है वो। रोक कोई नहीं रहा है, लेकिन हम बता रहे हैं कि आपकी अंदर फीलिंग्स ऐसी होंगी कि मैं दूसरे धर्म की तरफ जाऊं, दूसरे कास्ट की तरफ जाऊं। ये राहु करवाता है। अनकन्वेंशनल देगा, ऑब्सेशन दे देगा, बिल्कुल ऑब्सेशन देगा अपने प्यार में। ये लोग
अपने पार्टनर के साथ इतना ऑब्सेस्ड हो जाते हैं कि उनको भी घुटन फील होने लगती है कभी कभी। आपने देखा होगा कि अभी एक मैं रिसेंटली ही रील देख रहा था कि एक लड़की कंप्लेंट कर रही थी, किसी बच्चे के फादर बहुत गए थे उसके पास, बच्चे ने खाना खाना बंद कर दिया था, तो वो कंप्लेंट कर रही थी इसके अंदर ऑब्सेशन है, ये मुझे 50 बार कॉल करता है, मुझे पढ़ने नहीं देता है, ये नहीं करता है। तो मुझे वहां से याद आया, हो सकता है राहु 5th हाउस में हो, ऑब्सेशन दे देगा प्यार के साथ में। तो क्योंकि एक मुझे रिसेंट एग्जाम्पल था, तो मैंने सोचा उससे ही कोरिलेट करके बताता हूँ कि क्या कंडीशन हो सकती है। फॉरबिडन लव, जो हमारे यहाँ सलाह, फॉरबिडन का मतलब होता है निषिद्ध, निषेध, यानी कि जो हमारे धर्म में, हमारी संस्कृति में अलाउड नहीं है, वो निषेध बोलते हैं उसको। वो ऐसा प्यार करोगे आप, अनकन्वेंशनल प्यार करोगे, और इंटरकास्ट या इंटरलीजन प्यार कर सकते हो। आपके बच्चे जब होंगे उसमें कंसीव करने में प्रॉब्लम आ सकती है। आपको जनरली देखा गया है राहु 5th हाउस में बैठा हो, अगर वहां पर गुरु वीक है, क्योंकि गुरु उसका नेचुरल कारक है, तो हमें अष्टक वर्क से देखना पड़ता है कि गुरु के कितने पॉइंट्स हैं। अगर वहां गुरु कमजोर निकला तो राहु कितना भी पावरफुल कोई ना बैठा हो, कंसीव करने में प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। और राहु या केतु का संबंध शनि से बन गया अगर 5th हाउस से, तो आईवीएफ के थ्रू ही संतान होती है, नेचुरल संतान नहीं होती है। मैंने पता नहीं सैकड़ों केस देखे हैं जहां पर 5th हाउस में राहु बैठने पर या तो डिले हुआ है, या आईवीएफ हुआ है अगर शनि से कनेक्शन आया है तो, या संतान है ही नहीं। गुरु लेकिन वहां पर उस केस में वीक होना चाहिए। गुरु अगर स्ट्रांग है, जो उसका नेचुरल कारक है, तो प्रॉब्लम जनरली नहीं आती है, या संतान हो जाएगी लेकिन थोड़े से इनिशियल चैलेंजेस के बाद। तो संतान हो गई, हमारा प्यार हो गया, उसके बाद आती है एजुकेशन। राहु 5th हाउस में बैठा हो तो एजुकेशन में ब्रेक आ जाता है। अब जैसे एग्जांपल लेता हूँ, किसी के फादर की ट्रांसफरेबल जॉब है, आप लेट से आप 6th ग्रेड में पढ़ रहे हैं, कोई बच्चा है 6th ग्रेड में पढ़ रहा है, हो सकता है किसी कारणवश उसको, उसके फादर की पोस्टिंग विदेश में हो गई, उसको 6th ग्रेड में एंड ऑफ सेशन था, एडमिशन नहीं मिल पाया फॉर सम रीजन, नेक्स्ट टाइम उसे फिर से 6th ग्रेड करना पड़ रहा है। तो जहां उसे 7th ग्रेड में होना चाहिए था, वो 6th ग्रेड में है। इस तरीके से कुछ ना कुछ गैप हो सकता है, वो भी बीमार हो सकता है, एग्जाम नहीं दे पाया, कोई ऐसी जीवन में कंडीशन आ जाएगी कि एक बार एजुकेशन में आपके ब्रेक आएगा ही आएगा। जी एक सेकंड ब्रेक लगी हुआ। हाँ ठीक है, अब यहाँ से शुरू करते हैं। सर एक सेकंड, शुरू करते हैं। हाँ, आई होप आप सबको बहुत अच्छे से समझ आया होगा 5th हाउस में राहु अगर होता है तो लव लाइफ और बच्चों पे क्या असर होता है। अगर आपका राहु 5th हाउस में बैठा है तो डेफिनेटली हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए आप। हाँ बस यहाँ तक रोकते हैं, फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। चलते हैं सर। अब इसके साथ अब हम आगे चलते हैं। अगर राहु हमारा 6th हाउस में बैठा है तो उस पर्सन की पर्सनैलिटी पे क्या, मतलब उस पर्सन की पर्सनैलिटी हो गया, करियर हो गया, ओवरऑल पूरी लाइफ पे क्या इम्पेक्ट पड़ता है। कुंडली का 6th हाउस होता है ऋण, रोग और रिपु। ऋण मतलब लोन, रिपु मतलब शत्रु, और ऋण, रोग, रिपु और बीमारी का, रोग का। ये 3 चीजें पिक्चर में आएंगी जब हम 6th हाउस की बात करेंगे। अब यहाँ पर राहु बैठ जाए तो क्या होगा? शत्रु होंगे ऐसे लोगों के, क्योंकि इन लोगों को ये उपचय भाव है। उपचय क्या होता है? हमारी कुंडली में 3, 6, 10 और 11 ये जो भाव होते हैं उपचय बोलते हैं। इन भावों के अंदर ये धीरे धीरे रिजल्ट देते हैं जिंदगी में। जैसे जैसे आप एज बढ़ती जाती है ना, वैसे वैसे इनके रिजल्ट्स आते जाते हैं। उपचय भाव, और ये नेगेटिव भी होते हैं। तीसरा भाव, छठा भाव, 10वां भाव, 11वां भाव, इनके अंदर जब क्रूर ग्रह बैठ जाते हैं ना, जैसे राहु है, शनि है, मंगल है, तो उपचय भावों में रिजल्ट पॉजिटिव देते हैं, लेकिन लेटर पार्ट ऑफ द एज में। राहु क्रूर ग्रह माना जाता है हमारा। उपचय भाव में क्रूर ग्रह बैठा हुआ है तो क्या होगा? शत्रुओं का भाव है, तो क्या होगा? शत्रु मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचेंगे, जीत किसकी होगी? जीत मेरी होगी। शत्रु कितनी भी कोशिश कर ले मेरे खिलाफ, कितने षड्यंत्र रच ले, वो जीत नहीं पाएगा। आप देखना कुछ लोग ऐसे आपसे बोलेंगे, कोई मेरे खिलाफ कुछ भी कर ले, अंत में जीत मेरी ही होती है। वो यही है, वो यही कॉम्बिनेशन बनता है। बीमारी कोई सी भी लग जाए। अच्छा, ऐसे लोगों को रहस्यमय बीमारियां हो सकती हैं, इसलिए थोड़ा सा केयरफुल रहना होता है। उपचय भाव में है, बीमारी से बंदा उबर भी जाएगा, लेकिन राहु रहस्यमयी प्लेनेट है।
हो सकता है इनका ओके। डायग्नोसिस गलत हो जाए, ऐसी बीमारी हो जाए जो इनके परिवार में आज तक कभी किसी को नहीं हुई है, ऐसी बीमारी हो जाए जो डायग्नोसिस नहीं कर पा रहे हैं डॉक्टर जिसका। सो अगर राहु की दशा चल रही हो या राहु 6th हाउस में हो, कोई बीमारी आई है आपको, तो आप उसमें उसका डायग्नोसिस ठीक से करवाइए, क्योंकि राहु ऐसी रहस्यमय बीमारियां दे देता है। ऋण, ओके। तीसरा कंपोनेंट है ऋण इस भाव का। सो ऋण आपकी जिंदगी में आ सकता है, और मैं बार बार जैसे बोलता जा रहा हूं कि आपको इम्पल्सिव डिसीजन नहीं लेने हैं, आपको जिंदगी में रिस्क नहीं लेना है। अगर आपने वो लिए तो ये ऋण इतने बढ़ा देगा कि फिर आप उसे चुका नहीं पाओगे। मैंने बोला ना, ये एक्सट्रीम कराता है। या तो ऋण इतने लेगा, आप ऋण लोगे और आपको टॉप पर बचा देगा, आप उसे चुका दोगे। लेकिन अगर आपके डिसीजन गलत हुए, अगर राहु गलत स्थिति में बैठा हुआ है, आपने सही चीज नहीं करी, इतने ऋण बढ़ा देगा कि फिर आपसे वो चुकेंगे नहीं। जी। सॉरी, मैं आपको बीच में टोक रही हूँ। जैसे भी आपने ऋण की बात की, तो अभी राजपाल यादव जी थे, उन पे जितने रुपए का भी वो कर्जा था, तो क्या उनके ऊपर भी वो राहु का इम्पैक्ट था कि उन्होंने मतलब इतने साल तक इतना ज्यादा वो जो लोन था उनके ऊपर 9 करोड़, आई डोंट नो कितना एग्जैक्ट नंबर मेरे को नहीं पता कितना, तो क्या वो राहु के इम्पैक्ट की वजह से था? देखिए, मैंने राजपाल यादव जी की कुंडली तो नहीं देखी है, लेकिन उनकी कुंडली के ऊपर मैं एक वीडियो बहुत जल्दी लेकर आने वाला हूँ। तो कौन कौन से ओके। हमारे दर्शक हैं जो चाहते हैं कि मैं राजपाल यादव की कुंडली का विश्लेषण करूं, डिटेल्ड एनालिसिस, कमेंट में बता दें और मैं जरूर वीडियो लेकर आऊंगा। अगर मुझे नहीं पता कि राहु उनका 6th हाउस में बैठा है या नहीं बैठा, लेकिन अगर चांसेस वही लगते हैं, क्योंकि राहु ये कंडीशन ला देता है, आपको लेकर जाएगा टॉप पर और गिरा देगा लोन्स की वजह से। लोन्स की वजह से हो सकता है राजपाल यादव की कुंडली में राहु की दशा चल रही हो। अभी क्योंकि मैंने कुंडली नहीं देखी है तो इसका जवाब मेरे पास नहीं है, लेकिन नए वीडियो में अगर हमारे दर्शक चाहेंगे तो मैं जरूर लेकर आऊंगा। ओके। तो जल्दी जल्दी से आप सभी कमेंट करें, क्योंकि मेरे को भी वो वीडियो देखनी है, आखिर क्या क्या वो प्लैनेट्स हैं जिसकी वजह से राजपाल जो इतने फेमस सेलिब्रिटी है इतना ऊपर जाके फिर वो नीचे गिरे, बट उनकी इंडस्ट्री के लोगों ने उनको बहुत सपोर्ट किया। जी। तो अब हम चलते हैं सर नेक्स्ट हाउस पे। अगर राहु 7th हाउस में होता है तो उस पर्सन की लाइफ पे क्या इम्पैक्ट आता कुंडली का 7th हाउस होता है पार्टनरशिप का। हम इसे है? जनरली लूज लैंग्वेज में बोल देते हैं कि स्पाउस का होता है। स्पाउस हाँ। भी हमारा पार्टनर ही है। सो जेनेरिकली, जेनेरिक टर्म में बोले तो वो पार्टनर का हाउस है, ना कि स्पाउस का हाउस है। क्योंकि हमारे हिंदू धर्म ओके। में पार्टनर शादी के बाद ही बनता है, इसलिए हम उसको शादी का भाव बोल देते हैं। राहु यहां बैठ गया। अब राहु क्या है? विदेश का कारक है, राइट। आपका पार्टनर के साथ क्या संबंध हो सकता है कि आप विदेशी पार्टनर ढूंढो। आपका ये बिजनेस का भी हाउस है। हो सकता है आप किसी ऐसे फॉरेन क्लाइंट के, फॉरेन पार्टनर के साथ काम करते हो जो आपको बिजनेस में पार्टनर हो, लेकिन उसका संबंध विदेश से होगा। आपका जो लाइफ पार्टनर है वो भी विदेश से हो सकता है, या ऐसी जगह से हो सकता है जो अनकन्वेंशनल हो। बात देखिए, प्लेनेट के कैरेक्टरिस्टिक्स पता होने चाहिए, रिजल्ट आप खुद निकाल सकते हो। राहु है अनकन्वेंशनल, यानी अब ये शादी का भाव है तो मेरी शादी अनकन्वेंशनल हो सकती है। हिंदू धर्म में या पुराने जमाने में अनकन्वेंशनल क्या था? प्रेम विवाह, अरेंज मैरिज होती थी। पुराने जमाने में स्वयंवर होते थे, राइट, वो भी सबके सामने होते थे, सबकी सहमति से होते थे। आज के जमाने में लव मैरिज बोलने लगे हैं, तो अनकन्वेंशनल ही हो गई वो। राहु 7th हाउस में बैठेगा तो लव मैरिज दे देगा। अनकन्वेंशनल मतलब आपके कास्ट के बाहर, आपके रिलीजन के बाहर, और हो सकता है विदेश में भी शादी दे दे। आपका कोई प्रोफेशन है तो हो सकता है आपका पार्टनर हो वो विदेश से संबंध रखता हो। ये सब चीजें कुंडली के 7th हाउस में जब राहु हो तो देखी जाती हैं। जी। और इनको क्या एक चीज जो अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर लेंगे तो डेफिनेटली राहु उनके फेवर में काम करेगा? इनको ट्रस्ट इश्यूज होते हैं, ये विश्वास नहीं कर पाते इजीली। सो हम्म। अगर ये एक ऐसी ऐसी कंडीशन मेंटेन करके रखते हैं अपने पार्टनर के साथ में जहां पर उनकी पार्टनरशिप की नींव ट्रांसपेरेंसी पर टिकी हो, ट्रस्ट पर टिकी हो, तो वो सक्सेसफुल हो सकते हैं। लेकिन वो ट्रस्ट इश्यूज जो इनके साथ हैं और बने रहे तो पार्टनरशिप में प्रॉब्लम भी आएगी। इसलिए जब मैं कुंडली मिलाता हूँ, मैच मेकिंग करता हूँ, और राहु अगर 7th हाउस में है तो जिससे मैं कुंडली मिलान कर रहा हूँ उसकी कुंडली बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि इनके अंदर तो ट्रस्ट इश्यूज होंगे, जिसकी वजह हाँ। से ये मल्टीपल रिलेशनशिप्स में भी जा सकते हैं। ये हम्म। कंडीशन होती है, मैंने बहुत देखी है।
इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि दूसरे की कुंडली में क्या लिखा हुआ है, कहीं ऐसा तो नहीं अगर इनकी कुंडली में मल्टीपल रिलेशनशिप दिख रही है तो उसकी कुंडली में भी दिख रही हूँ, अगर ऐसा हो गया तो पक्का डिवोर्स हो जाएगा, पक्का डिवोर्स हो जाएगा। इसलिए इनको भी समझाया जाता है कि आपको ट्रस्ट इश्यूज नहीं होने चाहिए, आपको उनको गाइड करा जाता है, और दूसरी कुंडली ऐसी होनी चाहिए जिसमें इस तरीके का कोई योग ना हो ताकि शादी चल सके। जी। आई होप आप सभी को बहुत सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ आ रही होंगी। सर एग्जाम्पल के साथ बहुत इजी लैंग्वेज में सर समझा रहे हैं आप सभी को। सर इसी के साथ अब हम नेक्स्ट हाउस पे चलते हैं। अगर राहु 8th हाउस में बैठा हो तो क्या होता एट्थ हाउस, एट्थ हाउस से दुनिया डरती है, क्योंकि एट्थ हाउस होता है एंडिंग का, एट्थ हाउस होता है मिस्टीरियस, एट्थ हाउस होता है डेथ का। सो डेथ हम उसे बोलते हैं, बेसिकली वो एंडिंग होता है। मेरी जॉब चेंज होनी होती है तो जॉब के हाउस का कनेक्शन भी एट्थ हाउस से आना चाहिए, तभी जॉब चेंज होती है। इसी तरह जब जीवन का अंत होता है तो उसको भी एट्थ हाउस से जनरली देखा जाता है। मिस्ट्री का भी है, तो मिस्ट्री में क्या क्या आता है, कोई ऐसी विद्या जो मिस्टीरियस हो, जैसे कि तंत्र विद्या, ऑकल्ट यानी ज्योतिष को भी उसी में रखा गया है, या जब आप कोई पीएचडी करना चाहते हो तो उससे देखा गया है। और राहु जब एट्थ हाउस में बैठ जाता है तो ये देता है आपको, और आपकी जमीनी, आपकी जो माता पिता या आपकी पैतृक संपत्ति होती है वो भी यहीं से देखी जाती है। ऐसे लोगों के अंदर इंट्यूशन बहुत अच्छी होती है, इन्हें पूर्वाभास हो जाता है, इंट्यूशन कि ऐसा होने वाला है, और वो चीज़ सही हो जाती है 2 दिन बाद। राहु अगर एट्थ हाउस में बैठा है तो इंट्यूशन आपकी पक्की होगी, बहुत अच्छी होगी। आपका मन करेगा मैं कुछ ऐसी विद्या में जाऊं जहां पर मिस्ट्री हो, यानी आप ऑकल्ट साइंस में जा सकते हो सकता है आप पूजा पाठ तंत्र विद्या की तरफ जाओ, हो सकता है आप ज्योतिष की तरफ चले जाओ, या किसी ऐसी विद्या के अंदर जहां पर मिस्ट्री आती हो। ऐसे लोगों को डीप रिसर्च करने की आदत होगी, जो पीएचडी जनरली करते हैं, क्योंकि पीएचडी के अंदर आपको रिसर्च करनी होती है, चीजों को कुरेद के है? निकालना होता है, राहु करवा देता है, और सक्सेसफुल भी होते हैं, क्योंकि मैंने हमेशा बात की है राहु एक्सट्रीम है। अगर ऐसा व्यक्ति जो राहु एथ हाउस में लेकर बैठा हुआ है पीएचडी की फील्ड में जाना चाहता है तो सक्सेसफुल 100% होगा ही होगा, अगर राहु के ऊपर कोई और क्रूर या पाप ग्रह की संबंध नहीं है तो। गुण विद्याओं में, ज्योतिष में इनका संबंध होता है। अब इनके जीवन में घटनाएं भी अचानक होती, क्योंकि एथ हाउस सडन गेन्स, सडन लॉसेस और सडननेस का कारक है। जीवन में राहु की दशा आई और राहु पॉजिटिवली आपकी कुंडली में प्लेस्ड है, क्योंकि एथ हाउस में है, कोई और इम्पैक्ट नहीं है। लॉटरी खेल रहे हैं उस टाइम पर, लॉटरी लग गई। आपने सुना है कभी कि एक बुजुर्ग कपल थे इस देश में, उन्होंने 50 मिलियन की लॉटरी जीत ली। वो हाँ। सडननेस कहाँ से आती है, वो यहीं से आती है। ओके। आप सडन पर आपकी दशा चल रही है, आपको मतलब मन में आया चलो आज एक लॉटरी का टिकट लेके देखते हैं, और वो 1 मिलियन का है और लग गया आपका इनाम। या आपने कुछ बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, बहुत अच्छा रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हो, पॉलिटिकल कंडीशन ऐसी हो गई दुनिया के अंदर कि पूरा शेयर मार्केट डूब गया, आप बर्बाद हो गए। जैसे आजकल की कंडीशन चल रही हैं, यूएस, इजराइल और ईरान की कंडीशन चल रही हैं, पॉलिटिकली वॉलेटाइल हो रखा है पूरा वर्ल्ड, तो स्टॉक मार्केट जो है अच्छा परफॉर्म नहीं करते। अब आप देखना कि इतना भयंकर भूचाल आएगा स्टॉक मार्केट के अंदर कि ट्रिलियंस ऑफ ट्रिलियन डॉलर्स जो है आपके पानी में चले जाएंगे। तो आप सोच कर कुछ बैठे हो, आपने इन्वेस्ट किया हुआ, सडन लॉस दे देगा। सडननेस का कारक होता है राहु, और एथ हाउस में बैठा हो तो अचानक लाभ, अचानक हानि, या अचानक से परिवर्तन दे देता है। एथ हाउस आपके ससुराल पक्ष का भी होता है। सेवेंथ हाउस आपका पार्टनर है, आपका स्पाउस है, और सेवेंथ हाउस से अगला भाव यानी उससे दूसरा भाव क्या है, आपका ससुराल। जैसे कि फर्स्ट हाउस आप खुद होते हो, उससे सेकंड भाव आपका परिवार होता है, इसी तरह आपके पार्टनर का हाउस, पार्टनर का परिवार जो होगा एथ हाउस से देखा जाएगा। ससुराल पक्ष से संबंध में कटुता आ सकती है, अगर आपने कुछ कड़वी वाणी बोली या आपके मीन से कोई तरीके गलत हुए तो। जैसा कि आपके परिवार के साथ संबंध गलत हो सकते थे, उसी तरह आपके ससुराल के साथ भी संबंध खराब हो सकते हैं इस कंडीशन में। लेकिन इस एट्थ हाउस को क्लोज करने से पहले एक बात बता देता हूं, अगर कुंडली के एट्थ हाउस में राहु बैठा है, 80% लोग ऐसे विदेश में जाकर सेटल होते हैं, ये आप देख लेना।
ये आपने बहुत अच्छी चीज बताई और मुझे लग रहा है यहाँ हम्म, पे लोग जरूर देखेंगे कि कहीं उनका राहु 8th हाउस में बैठा है या नहीं बैठा, या जो ऑलरेडी विदेश में वो जरूर देखेंगे अपना राहु 8th हाउस में है। और डेफिनेटली आप सभी को कमेंट में बताना है कि क्या आपका राहु 8th हाउस में बैठा है या नहीं बैठा है, अगर आपके साथ ये सारी सिचुएशंस हैं। तो सर अब बिल्कुल। हम चलते हैं, हाँ एक उससे पहले आगे चलने से पहले, जैसे आपने 7th हाउस के लिए बताया था, ऐसे ही आप अगर 8th हाउस के लिए बता सके कि उनको अपनी लाइफ में ऐसी वो चीज क्या अपना लेनी चाहिए जिससे कि 8th हाउस का राहु उनकी फेवर के लिए काम करे। एट्थ हाउस, जैसा कि मैंने कहा, सडननेस का कारक है। हम्म। सो आप जब भी कोई चीज प्लानिंग करेंगे किसी भी चीज की, तो आपको बहुत हम्म। सोच समझ के करनी है, क्योंकि वो प्लानिंग नहीं हुई तो सडन लॉसेस हो सकते हैं। सो रिस्क ओके। टेकिंग पावर अपनी जो है उसको थोड़ा लिमिट करें। रिस्क को सोच समझ कर ही करें, और कोई भी ऐसा रिस्क ना लें जहां पर एकदम से आपको आर्थिक हानि हो जाए। ओके सर, इसी के साथ अब हम चलते हैं नेक्स्ट हाउस पे। अगर राहु हमारा 9th हाउस में बैठा है तो क्या होता है उस पर्सन की लाइफ में। और ऐसा मैंने बहुत बार सुना है कि जिनका राहु 9th हाउस में होता है और वो लोग धर्म से दूर हो जाते हैं, तो क्या ये सच में, मतलब कि कितना ज्यादा सच है कितना झूठ है, वो आज आप बताएंगे हम सभी को। बहुत बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और ये बिल्कुल भ्रांति फैली हुई है हमारे समाज में कि राहु अगर नाइन्थ हाउस में हो तो इंसान धर्म की तरफ आकर्षित नहीं होता। ऐसा नहीं है। हम्म। नाइन्थ हाउस किस किस चीज का है, पहले ये समझ लेते हैं। बिल्कुल धर्म का हाँ। भाव है। आप तीर्थ यात्राएं जिंदगी में जो करते हैं वो नाइन्थ हाउस से ही देखी जाती हैं। हम्म। विदेश का भाव है, विदेश में यात्रा करना या विदेश में सेटल होना नाइन्थ हाउस से देखा जाता है। ऐसे व्यक्ति धर्म में जो बातें कही गई हैं उसको ब्लाइंडली एक्सेप्ट नहीं करते हैं। हमारे धर्म में कहा गया है कि अहिंसा परमो धर्म, राइट। आप हिंसा मत करो। ये चार लॉजिक ऐसे लेकर आएंगे आपके सामने और बोलेंगे कि भैया हिंसा के, अगर यहाँ पर इस केस में हिंसा नहीं हुई होती तो ये लोग सुरक्षित नहीं होते। तो जो भी लॉजिक लिखा है उसका काउंटर लेकर आएंगे और ये आपसे आर्ग्यू करेंगे। ये ब्लाइंडली किसी हम्म। भी फैक्ट को एक्सेप्ट नहीं करते। इसका ये मतलब नहीं है कि ये भगवान के एग्जिस्टेंस को मना कर रहे हैं। ये सिंपली ये कह रहे हैं कि आपने जो कहा है मैं उसके बारे में बात करना चाहता हूँ, उसके बारे में डिस्कशन करना चाहता हूँ। उसके बाद अगर आप मुझे सेटिस्फाई कर दोगे अपने लॉजिक से, मैं तो मानने को तैयार हूँ। अब इसको एज ए इंसल्ट ऑफ रिलीजन देखा जाता है कि आप धर्म के बारे में क्वेश्चन कैसे उठा सकते हो, राइट। हम्म। सो क्योंकि हम जनरली धर्म के बारे में ब्लाइंड होते हैं जनरली, कि हमारे शास्त्रों में हमारे धर्म में ये कहा गया है, हम उसका सम्मान करते हैं। ये वैसे हमारे कल्चर है कि हम सम्मान करते हैं और जो कहा गया है उसको एक्सेप्ट करते हैं। ये लोग नहीं हम्म। करते। इनके हम्म। लिए एक्सेप्ट करना बड़ा मुश्किल काम है। इट डज नॉट मीन कि भगवान में विश्वास नहीं करते। भगवान में विश्वास तो हर इंसान को करना ही पड़ता है। उनके हम्म। जिंदगी में एक ऐसी कंडीशन या ऐसा समय आएगा जहां पर उनको रियलाइज हो जाएगा कि भगवान होता है। हम्म। लेकिन ये लोग इजीली फैक्ट्स को एक्सेप्ट नहीं करते होते। इनको एक मार्गदर्शक चाहिए, इनको एक ऐसा गुरु चाहिए जो इनको समझा सके और सेटिस्फाई कर सके। ये बिल्कुल भगवान में मानते हैं। ये लोग विदेश जाने की प्रवृत्ति रखते हैं। ये लोग ऐसी, हम्म। क्योंकि ये हायर एजुकेशन का भी हाउस होता है, तो ये लोग ऐसे धर्म ग्रंथ पढ़ने की कोशिश करेंगे या ऐसी स्टडी करने की कोशिश करेंगे जो कि अनकन्वेंशनल हो। जैसे मैं लेट से हिंदू हूँ, तो मेरा मन करेगा मैं बाइबल भी पढूं, उसमें लिखा क्या है, मैं कुरान पढूं, उसमें लिखा क्या हम्म। है, मैं और धर्मों की किताबें पढूं, उनकी उनकी जो मेन कॉन्सेप्ट है उनमें क्या बताया गया है। ये मेरे अंदर ऑटोमेटिकली क्यूरियोसिटी होगी। और ऐसा नहीं है कि धार्मिक किताबें ही या कोई भी ऐसा टॉपिक जहां पर जो नॉर्मल नहीं है। अब आज के ज़माने में अब मैं एलियन के बारे में स्टडी करना चाहता हूँ, गलत नहीं है कुछ भी, लेकिन वो इतना ओपनली अवेलेबल नहीं है उसके बारे में। पब्लिक डोमेन में इतनी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। लेकिन मैं एलियन के ऊपर स्टडी करना चाहता हूँ, तो मैं धर्म की किताब नहीं पढ़ रहा, लेकिन मैं एक ऐसी स्टडी कर रहा हूँ या मैं ऐसी नॉलेज गैदर करना चाहता हूँ जो इजीली अवेलेबल नहीं है। ये भी राहु करवाएगा, और कौन कराएगा, राइट। सो कोई भी ऐसी चीज जो जो अनकन्वेंशनल है, जिसकी स्टडी अनकन्वेंशनल है, वो ये करते हैं। और विदेश से इनका गहरा संबंध होता है। ये लोग विदेश जाना चाहते हैं, विदेश में सेटल भी यही लोग होते हैं। पिता का हाउस होता है, राहु यहाँ बैठ जाए तो पिता से या तो इंसान बहुत प्यार करता है या बिल्कुल संबंध खराब हो जाते हैं। दोनों में से एक चीज हम्म। जरूर होती है। सर 9th हाउस वालों का, सॉरी नहीं, अब दोबारा से। सर जिनका भी राहु 9th हाउस में बैठा होता है तो उनको अपनी लाइफ में वो क्या हैबिट है, वो क्या चीज अपने लाइफ में अपना लेनी चाहिए कि उनका राहु उनके फेवर में काम करे। उनको एक तो कंटिन्यूस पढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है। नाइन्थ हाउस का संबंध पढ़ाई से होता है।
सो ये पढ़ाई करें और पिता से संबंध ठीक रखें। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं किसी के जीवन में, माँ और पिता। सो पिता से संबंध अगर अच्छे रहेंगे, राहु ठीक रहेगा। एजुकेशन की तरफ अपने आप को फोकस रखें, खाली ना बैठें ये लोग, क्योंकि ये खाली बैठेंगे ना, इनका दिमाग फितूरी, एक हिंदी में वर्ड होता है फितूरी। सो कुछ ना कुछ, खाली दिमाग शैतान का घर है, वो इनके दिमाग में घूमता रहेगा। ये हमेशा अपने आप को बिजी रखें, पढ़ाई में बिजी रखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। पिता से संबंध अच्छे बना के रखें। ओके सर, इसी के साथ अब हम चलते हैं नेक्स्ट हाउस पे। अगर राहु 10th हाउस में है तो इंसान कैसा होता है, उसकी करियर लाइफ कैसी होती है? बिल्कुल सही है सवाल है आपका। 10th हाउस हमारे प्रोफेशन का होता है। 10th हाउस रेपुटेशन का भी होता है। तो राहु अगर 10th हाउस में है, तो मैंने आपको शुरू में भी बताया था, राहु है आपका छलावा, यानी हम्म। अभिनय। जब आप एक्टिंग करते हैं तो आप अभिनय करते हैं, आप छलावा करते हैं, आप कुछ और, आप कुछ और हैं एक्चुअल में, लेकिन आप किसी और का रोल प्ले कर रहे हैं। सो एक्टिंग को हिंदी में छलावा बोलते हैं, जो कि सही वर्ड नहीं है। राहु छलावा है, तो ये आपको, आपके अंदर गुण देता है कि आप डिफरेंट तरह के कैरेक्टर्स प्ले कर सको। इसलिए राहु जिनका 10th हाउस में होता है, वो अभिनय के क्षेत्र में, मूवीज में, टीवी सक्सेसफुल होते हैं। इनकी रेपुटेशन बहुत हाई होती है, क्योंकि ये फील्ड ही ऐसी है कि नेम और फेम साथ में लेकर आती है। ये लोग सामाजिक कार्य भी कर सकते हैं, ये लोग राजनीति में भी जा सकते हैं। तो राजनीति, बॉलीवुड, एक्टिंग, ये सब सब में सक्सेसफुल हो सकते हैं अगर आपका राहु वेल प्लेस्ड है और इसके ऊपर कोई पाप प्रभाव नहीं है। मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करते हैं। आईटी सेक्टर वालों की आप कुंडली में देखोगे, या तो 4th हाउस में राहु बैठा हुआ मिलेगा आपको, या 10th हाउस में। 4th हाउस में बैठता है तो 10th हाउस पे सीधी सीधी 7वीं दृष्टि पड़ती है। या 10th हाउस में खुद बैठा हो तो मल्टीनेशनल कंपनी। मल्टीनेशनल होना क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि विदेश से संबंध आ रहा है, राहु विदेश का ग्रह है, इसलिए मल्टीनेशनल कंपनीज में ऐसे व्यक्ति नौकरी करते हैं। टेक्नोलॉजी में राहु कम्युनिकेशन का भी कारक है, टेक्नोलॉजी का भी कारक है, इलेक्ट्रॉनिक्स का कारक है। सो ऐसे लोग इन कंपनियों में, टेक्नोलॉजी वाली कंपनियों में नौकरी करते हैं, या इनका बिजनेस होता है। कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होगा जो टेक्निकल हो, कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होगा जहां पर कम्युनिकेशन का प्रयोग किया जाता हो, या कुछ ना कोई ऐसी जगह जरूर, ऐसा क्षेत्र जरूर होगा जहां पर एक्टिंग होती हो। राजनीति में भी कम्युनिकेशन यूज होता है, एक्टिंग में भी कम्युनिकेशन यूज होता है। बाकी मैंने आपको एमएनसीज का एग्जाम्पल तो दिया ही। जी बिल्कुल। अभी तक तो मैंने आपके मुंह से इसकी बिल्कुल पॉजिटिव साइड ही सुनी है। अब मैं जी ये जानना चाहूंगी, कोई एक ऐसी हैबिट की 10th हाउस का राहु ना नेगेटिवली काम करना शुरू कर देता है। एक ऐसी जी हैबिट है वो जो करते हो 10 जिनका बैठा होता है 10th हाउस में। जी, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये रेपुटेशन का भी कारक है। अगर आप अपने कम्युनिकेशन में, अपने वर्ताव में, डे टू डे लाइफ में केयरफुल नहीं हो, तो रेपुटेशन पे धब्बा भी आ सकता है। ये आपको बदनाम भी कर सकता है। आपने बहुत सारे आपने सुना होगा, एक टर्म होती है कास्टिंग काउच इन बॉलीवुड, राइट? सो अगर आपका चाल चलन, कितने सीनियर एक्टर्स के उसमें नाम आए, क्या हुआ, उसमें नहीं जाते किसका नाम आया, लेकिन वो कैसे होता है, वो रेपुटेशन जो आपने 20 20 30 40 40 साल से बनाई थी, उसके बाद धब्बा लगने में सिर्फ एक दिन लगा, क्योंकि आपका हाँ। बर्ताव ठीक नहीं था, राइट? सो आपका चाल चलन बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है, क्योंकि ये रेपुटेशन का हाउस है। कुछ भी गलत हुआ, आपकी रेपुटेशन 2 मिनट में स्पॉइल हो जाती है, कलंक लग जाता है, धब्बा लग जाता है। जी ओके, तो इनको इन सारी चीजों से बचना चाहिए कि जी, इनकी रेपुटेशन पे वो बात ना है, और सोच समझ के डिसीजन लेने चाहिए अपना बेसिकली। व्यवहार बिल्कुल पॉजिटिव रखें, बिल्कुल सही स्टेप्स लें, शॉर्टकट्स में आके कोई भी गलत काम ना उठाएं, कोई भी गलत कदम ना उठाएं, सॉरी। ओके, ठीक है सर। जी अब इसी के साथ अब हम नेक्स्ट हाउस पे चलते हैं, 11th हाउस। अगर राहु 11th हाउस में बैठा होता है तो उस पर्सन का, उसके जो दोस्त होते हैं उनके साथ रिलेशन कैसा होता है, उसकी लाइफ कैसी होती है और क्या इम्पैक्ट आता है? कुंडली का 11th हाउस होता है हमारा बड़े भाई का, हम्म। सोशल नेटवर्किंग का, सोशल साइट्स का। आ, ये आपको बहुत फेमस बनाता है आपके फ्रेंड सर्कल में। और ऐसे लोग, जैसा कि मैंने बताया, पर्सनैलिटी इनकी बहुत अट्रैक्टिव होती है, तो इनके लोग जल्दी दोस्त बन भी जाते हैं। तो हम्म। ये लेट से, ये कहीं रेस्टोरेंट में बैठे हुए कॉफ़ी पी रहे हैं, साथ में कोई बैठा है, या ये फ्लाइट में ट्रैवल कर रहे हैं, बराबर वाली सीट पर कोई बैठा है, ये दोस्त बना लेते हैं 2 मिनट के अंदर। ये खूबी होती है इनके अंदर।
लेकिन ये जज नहीं कर पाते कि जिसके साथ ये बातें कर रहे हैं क्या वो दोस्त बनाने लायक भी है या नहीं। वो इंसान इनकी बातों से इम्प्रेस हो गया क्योंकि इनकी तो मैग्नेटिक पर्सनैलिटी है, ये जज नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या होता है, ऐसे लोगों को धोखा मिल जाता है। ये दोस्त, जब दोस्तों की पहचान नहीं होगी तो कोई इंसान इनको धोखा दे जाएगा और ये फिर उससे पछताएंगे। तो दोस्त बनाने में जरूर केयरफुल रहें। बड़े भाई का भाव है ये। छोटे भाई बहन हम देखते हैं थर्ड हाउस से, बड़े भाई बहन देखते हैं 11th हाउस से। बड़े भाई का कोई सपोर्ट मिलेगा इनके जीवन में, कोई रोल होगा, बहुत बड़ा रोल हो सकता है। और संबंधों की बात करें तो बड़े भाई का बहुत बड़ा सपोर्ट होगा इनके जीवन जीवन में, या उसकी बहुत रेस्पेक्ट करते होंगे, या संबंध बिल्कुल कटे हुए होंगे। एक्सट्रीम, हर चीज एक्सट्रीम रहती है, या तो बहुत अच्छे संबंध या बहुत खराब संबंध। धोखा, बड़े भाई से संबंध बहुत अच्छे, बड़े भाई का सपोर्ट आपके जीवन में। आप स्टॉक मार्केट के लिए बड़े ही इंस्पायर्ड रहते हो क्योंकि 5th हाउस स्टॉक मार्केट का होता है और वो 11th हाउस के बिल्कुल सामने वाला भाव है। सो ऐसे लोग स्टॉक मार्केट या स्पेकुलेटिव इंडस्ट्री, वो मैंने शुरू में भी बताया था कि ऑनलाइन गेमिंग, ऑनलाइन बैटिंग, स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी, इन सब में इनका बहुत इंटरेस्ट होता है। टेक्नोलॉजी, ये लोग टेक्नोलॉजी में निपुण होते हैं। कोई भी ऐसा काम जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो उसमें भी ये लोग बहुत जाना चाहते हैं। और इच्छा पूर्ति का भाव है, ये यहाँ पर बैठा हुआ राहु इनकी इच्छाएं पूरी कराता है, बिल्कुल पीक पर लेकर जाता है, और केयरफुल ना रहे उसी पीक से गिरा भी देता है। मैं जिंदगी में जितना ऊंचा जाऊंगा, राहु लेकर तो जरूर जाता है ऊंचा, अब वो वहां से गिराएगा नहीं गिराएगा डिपेंड करता है आपके कर्मों के ऊपर। तो राहु का नेचर है पीक पर ले जाना और इतना ऊंचा ले जाना जो आपने कभी इमेजिन ना किया हो, लेकिन वहां से गिरा भी देना अगर आपके कर्म सही नहीं है तो। और सर ऐसी ही इनके लिए कोई एक ऐसी हैबिट जो अपने जीवन में अपना लेते हैं तो राहु उनके फेवर में काम करेगा। जीवन में बस इनको थोड़ा केयरफुल रहना है सोशल सर्कल के, क्योंकि ये मतलब इनको, ये सोशल एनिमल है, इनको ये अकेले नहीं बैठ सकते, इनको 4 लोग अपने आसपास चाहिए ही चाहिए। जिंदगी में आपने देखा होगा ऐसे लोग होते हैं कि उनको कहीं जाना है तो 4 दोस्त चाहिए, कहीं ऑफिस में है तो एक उनकी टीम ऐसी होती है जो उनके हर काम में हर समय साथ में बैठी होती है। ये लोग अकेले नहीं रह सकते। लोगों से को पहचानना कि उनका ट्रू नेचर क्या है, कोई आपसे लालच की वजह से तो नहीं जुड़ा हुआ है। तो जब भी संबंध बनाए, दोस्त बनाए, उसमें थोड़े केयरफुल रहें, जांच परख कर ही दोस्त बनाए जीवन में, नहीं तो धोखा खा सकते हैं। ओके जी। सर, अब हम चलते हैं। आई होप आप सभी को ये जो भी सर बता रहे हैं सारी इंफॉर्मेशन सारे हाउसेस के बारे में आपको बहुत अच्छे से समझ आ रही होगी, और अगर नहीं भी आ रही है तो आप प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपको क्या चीज समझ नहीं आई है। डेफिनेटली सर उसका आपको रिप्लाई करेंगे। सर अब इसी के साथ अब हम चलते हैं नेक्स्ट और लास्ट हाउस पे। अगर राहु हमारा 12th हाउस में बैठा होता है तो क्या वो इंसान आइसोलेट हो जाता है या फिर वो आइसोलेशन से बचता है, क्या होता है? बिल्कुल सही सवाल है आपका। कुंडली का 12th हाउस होता है आइसोलेशन का। आइसोलेशन मतलब ऐसी जगह जो हर एक इंसान के लिए नहीं बनी है। इसलिए हम जेल को भी 12th हाउस से देखते हैं। जेल क्या सबके लिए बनी है? नहीं। जिसने क्राइम किया है वही जाता है। अस्पताल को भी 12th हाउस से देखते हैं, यानी कि अस्पताल किसके लिए बना है? जो बीमार है। नॉर्मल आदमी क्यों जाएगा अस्पताल? क्रिमिनल है वही जेल जाएगा, जो पेशेंट है वो अस्पताल जाएगा। आश्रम, पुराने जमाने में अगर आप देखते होंगे या आज के जमाने में भी लोग आश्रम में चले जाते हैं क्योंकि संन्यास ले लेते हैं, उनको मोह माया छोड़ दी उन्होंने। तो वो भी स्पेसिफिक लोगों के लिए है, इसलिए बोला था एकांत का भाव है ये। राहु यहाँ बैठे, वैसे तो कहा जाता है कि केतु बैठा हो तो मोक्ष मिलता है, मोक्ष का भाव कहा जाता है 12th हाउस को, लेकिन राहु बैठा होगा तो क्या है? कुंडली की लग्न जो होती है 1st हाउस, ये उससे 12वां स्थान है, यानी कि ये हमारी लग्न का ह्रास माना जाता है। 12th पोजीशन इज ऑलवेज अ लॉस। एस्ट्रोलॉजी के अंदर 12वीं पोजीशन जो होती है वो लॉस की होती है, ह्रास होता है। यानी मैं और मातृभूमि जैसे 4th हाउस से देखी जाती है, लग्न से भी देखते हैं। हाँ जी। तो अगर मातृभूमि मेरी लग्न है तो 12th हाउस मेरा विदेश है। 12th हाउस में राहु बैठा होगा तो जो मैंने आपको 8th हाउस के राहु का बताया था 80-85% विदेश में बसने का योग होता है। यहाँ मैं 95% का योग बता रहा हूँ। 95% चांसेस हैं कि आपका संबंध विदेश में होगा। आप अभी जवान हो तो बुढ़ापे में विदेश में सेटल हो जाओगे,
आपके बच्चे वहां बुला लेंगे, आपका संबंध विदेश से बनना ही है। विदेश में या तो आप बहुत ट्रैवल करोगे फ्रिक्वेंटली, या वहां सेटल हो जाओगे। विदेश में रहने की इच्छा भी आपके अंदर जागृत होगी। तो मैं चाहूंगा मेरे ऑडियंस जो हैं, जो विदेश में नहीं गए हैं, या जिनके साथ ऐसा हुआ है कि वो शुरू के अपने लाइफ के 30-40 साल इंडिया में रहे हैं और एकदम सडनली ऐसी परिस्थितियां बनी कि वो विदेश में मूव हो गए, वो कमेंट करके जरूर बताएं। विदेश में रहने की इच्छा, विदेश से संबंध, विदेश में प्रोफेशन, ये सारे काम 12th हाउस में बैठा हुआ राहु करा सकता है। विदेशी संस्कृति से आपका गहरा जुड़ाव होगा। आप चाहोगे कि मैं उस संस्कृति में को समझूं और उसमें रम जाऊं, बस जाऊं। ये सब राहु आपको 12th हाउस में बैठे होने पर करा देता है, और बहुत स्ट्रॉन्ग परसेंटेज है कि आप विदेश में बस जाओ। जी। और एक मेरे को और सवाल आया है अभी जस्ट माइंड में, अगर 12th हाउस में कोई भी ग्रह नहीं बैठा है तो उसमें क्या होता है? कोई ग्रह नहीं बैठा है तो कुंडली वहां पर कौन सी राशि है? जैसे मान लीजिए ओके। मैं अगर मेष लग्न की बात करूंगा तो वहां पर मीन राशि आएगी। तो गुरु, हम्म। मीन राशि के स्वामी गुरु होते हैं, वो कहाँ बैठे हैं वहां से पता चलेगा। लेकिन हम तो इस ठीक है। वीडियो में बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली राहु की। तो राहु 12th हाउस में हम मान रहे हैं कि बैठे बैठे हुए हैं। तो क्या रिजल्ट होंगे? हम्म। वो रिजल्ट यही होंगे कि ऐसा इंसान विदेश में जाना चाहेगा, अकेले में जाना चाहेगा। अच्छा ये भी मानिए, विदेश भी हर व्यक्ति नहीं जाता है। हम आइसोलेशन की जो बात कर रहे हैं, आप विदेशी संस्कृति में जाके अपनी कल्चर से तो दूर चले गए ना, एकांत में चले गए, तो वो भी एकांत ही बिल्कुल। हो गया। हाँ। जी। ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। अब तो हमने बहुत ज्यादा हाउसेस की बात कर ली, मैं थोड़े से डिफरेंट, रिलेटेड टू राहु बट थोड़े से डिफरेंट मैं अब आपसे सवाल करूंगी। कौन सा घर राहु के लिए सबसे पावरफुल माना जाता है? राहु के लिए सबसे ज्यादा पावरफुल मैं बोलूंगा आपको 6th हाउस। क्योंकि ओके। 6th हाउस ऐसा है कि मेरा पर्सनल विचार है कि मेरे जीवन में कितने भी मेरे खिलाफ षड्यंत्र हो जाएं, मैं उससे निकल कर आ जाऊंगा। क्योंकि वहां पर रोग, ऋण और शत्रु, रेपु, राइट, ये तीन का भाव है वो, और उपचय भाव है। जिंदगी में मैंने अपने कितनी भी स्ट्रगल करी हो, मेरे खिलाफ पूरी दुनिया क्यों ना हो गई हो, लेकिन अगर मैं जीत के आ रहा हूं तो मेरे लिए उससे बड़ा कुछ नहीं। पैसा तो आएगा जाएगा, हाँ मैं फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग हो सकता हूँ आज, लेकिन हो सकता है पैसा चला भी जाए। लेकिन मेरी कुंडली में अगर ऐसा योग बना हुआ है जहां पर मैं अल्टीमेट विनर होता हूं, तो वो 6th हाउस है। 8th हाउस भी सेकंड नंबर पे मैं रखूंगा, लेकिन 6th हाउस ऐसा है, किसी भी तरह की बीमारी मैं उससे लड़के बाहर आ जाऊंगा, किसी भी तरह का शत्रु मैं उससे जीत कर बाहर आ जाऊंगा, और किसी भी तरह का कर्जा मैं उसे वापस चुका दूंगा। और आपको जीवन में क्या चाहिए? जी। अब मेरा एक सवाल ये, आपने अगर बिग बॉस में देखा होगा, एकता कपूर जी आई थी, उसमें उन्होंने तान्या जी को बोला था कि जिनका राहु 10 में दुनिया बस में, तो ये बात कितनी सच है? ये आप मेरे को बताइए, क्योंकि मेरे को बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी हो गई थी तब से जानने की कि क्या ये सच में ऐसा होता है। देखिए, जब मैंने एक्सप्लेनेशन दिया था 10th हाउस का, तो आपने कहा था कि बहुत टाइम के बाद आप एक ऐसा हाउस बता रहे हैं जहां पर सिर्फ पॉजिटिव बातें हो रही हैं, राइट? हाँ। तो आपको आधा आंसर तो उस बात से मिल गया होगा कि बात बिल्कुल सच है। 10th हाउस में जब राहु बैठता है तो आपको इतना पीक पर ले जाता है कि, क्योंकि वो आपको फेम बहुत देता है, नेम और फेम भी देता है। अब नेम और फेम कौन की दो इंडस्ट्रीज हैं, एक तो आपकी होती है बॉलीवुड, राइट, दूसरी होती है आपकी राजनीति। आप इन दो फील्ड में जाते हो मोस्टली। मैं ये नहीं कह रहा कि 100% लोग इसमें जाते हैं, लेकिन ये दो इंडस्ट्री में लोग ऐसे जाते हैं, बड़े सक्सेसफुल होते हैं। नेम और फेम बहुत इजीली मिलता है, और इंसान ऐसा कंसीडर किया जाता है कि अगर आप बहुत पैसे वाले हो, आपके पास नेम फेम सब कुछ है, तो आपने सब कुछ प्राप्त कर लिया। जो कि मैं सहमत नहीं हूं उस बात से, लेकिन ओके, ठीक है, आज के कलयुग में पैसा ही सब कुछ है। तो कहा जाता है कि आप संपूर्ण हो, आपका पैसा भी है, आपके पास नेम फेम सब कुछ है, तो आपके पास हर चीज है। यहाँ पर जो ओनली एंड ओनली प्रॉब्लम मुझे दिखती है वो रेपुटेशन की दिखती है। अगर आपका चाल चलन ठीक है ना, तो रेपुटेशन भी जिंदगी पर ठीक रहेगी। जैसे कितने नेता हैं जो 50-50 साल, 60-60 साल से राजनीति के अंदर है, और उनके ऊपर एक भी दाग नहीं है, उनकी ईमानदारी के किस्से सुनाते हैं। ऐसे ही कितने बॉलीवुड एक्टर्स हैं जो एस्टेब्लिश्ड हैं 50-50 साल से, और कोई उनके बारे में एक उल्टा शब्द नहीं बोल सकता। और उनकी कुंडलियों में राहु मैंने देखे हैं, कुंडली का बिल्कुल लिटरली बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है 10th हाउस में राहु। लेकिन चाल चलन अपना बहुत सही रखना पड़ता है, रेपुटेशन को नीचे लाने में ये 2 मिनट नहीं लगाएगा अदरवाइज।
जी। सर मैंने देखा है जिनकी भी राहु की महादशा चलती है, या तो कोई बर्बादी हो जाता है उस महादशा में, या फिर वो बिल्कुल ही पीक लेवल पे पहुंच जाता है। तो कोई बर्बाद होता है और कोई पीक लेवल पे पहुंचता है, तो वो ऐसा क्यों होता है? मतलब क्या होता है उसमें, मैं जानना चाहूंगी थोड़ा आपसे। जी, राहु, अगर आपने हमारे पूरे कॉन्वर्सेशन में मैंने एक बार 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 हाईलाइट की है कि राहु मिडिल ग्राउंड नहीं जानता। या तो ये एक्सट्रीम ऊपर लेकर जाएगा या एक्सट्रीम नीचे लेकर जी आता है। बिल्कुल। डिफरेंस क्या है ऊपर ले जाने में और नीचे लाने में? एक ही चीज का है, इम्पल्सिव डिसीजन मेकिंग, यानी कि बिना सोचे समझे डिसीजन लेना। अगर आपके डिसीजंस वेल स्ट्रेटेजाइज्ड हैं, आपने सोचा है, समझा है, फिर डिसीजन लिया है, तो राहु आपको टॉप पर लेकर जाता है। आपने कंटिजेंसी प्लान बनाए हैं कि मेरा 1% अगर लॉस हो जाए तो क्या मेरे पास इतना पैसा बचा है कि मैं अपनी बाकी जिंदगी गुजार सकूं। जब आप राशनिंग करते हैं ना इस तरीके से, जब आप अपना ब्रेन यूज करके रैशनलाइज करके रिस्क उठाते हैं कैलकुलेटिव, राहु आपको ऊपर लेकर जाता है। लेकिन जब आप इम्पल्सिव डिसीजन लेते हैं, एक मैच चल रहा है इंडिया पाकिस्तान का, आपने कहा मेरा 2 करोड़ रुपए इसके ऊपर लगाओ, और वही आपकी टोटल वेल्थ थी, और वो मैच जिसके ऊपर भी लगाया आपने वो हार गए, आप जीरो हो गए, जीरो। इम्पल्सिव डिसीजन मेकिंग, कुछ सोचा नहीं, कुछ समझा नहीं कि मैं अगर हार गया तो मेरे 10 करोड़ रुपए का नुकसान हो जाएगा, मैं क्या करूंगा, मेरे बच्चे क्या खाएंगे पढ़ेंगे, मेरे घर वालों, कोई सोचना नहीं, पैसा लगा दिया, उस पर्टिकुलर मोमेंट में जिए आप और सारा कुछ हार गए। तो ये राहु की गलती थोड़ी ना है, ये तो आपकी गलती है। लेकिन राहु मजबूर कर देता है आपको ऐसे डिसीजन लेने के लिए। इसलिए अपने आप को बहुत कंट्रोल करना होता है जब राहु की दशा चल रही होती है, क्योंकि ऐसे इतने अवसर देगा वो आपको शॉर्टकट अपनाने के, जहां पर आपको लगेगा कि बस अब तो मैं कल ही करोड़पति बन जाऊंगा या अरबपति बन जाऊंगा। अपने मन को कंट्रोल करना है। जी। ऐसे बहुत मैसेजेस मतलब मैंने भी देखे हैं, मेरे पास भी आता है कि आप मतलब 200 इतने पेजेस को लाइक कर दो और आपको 100 रुपए मिल जाएंगे। फिर वो कुछ और टास्क देते हैं कि आप इसको ऐसे कर दो, फिर वो आपसे पैसा मांगते हैं, और कुछ लोग लालच के चक्कर में वो कर भी देते हैं। सही, तो वहां पे भी आप बोलोगे कि वो एक राहु की वजह से, क्योंकि कुछ लोग उस चीज में फंस जाते हैं और पैसा खो देते हैं। जहां भी आप शॉर्टकट देख रहे हो ना, हम्म। सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता। किसी को हम्म। लगता होगा, लेकिन सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर आपको लग हाँ। रहा है आपके पास जॉब नहीं है, चलो इसी काम के थ्रू मुझे पैसे, कोई आपको फ्री शॉर्टकट से पैसा क्यों देगा? दिस इज कॉल्ड क्लिक बेट। मतलब आपने मछली के कांटे में एक आपने कुछ मांस का टुकड़ा लगा दिया या रोटी लगा दी फॉर दैट मैटर, हाँ। मछली उसे खाने आई और फंस गई कांटे में। ये क्लिक बेट होती है। कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। किसी को सक्सेस थोड़ी जल्दी मिल जाती है, किसी को थोड़ी देर से मिलती है, वो हो सकता है, लेकिन सक्सेस के लिए मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। हाँ। जी। सर एक सेकंड लास्ट सवाल है मेरा। जिनका भी राहु स्ट्रांग नहीं है, चाहे वो राहु किसी के भी हाउस में बैठा हो, अ, अगर वो स्ट्रांग नहीं है, या कह सकते हैं कि हाँ, अगर हमें उसे पॉजिटिवली एक्टिवेट करना हो, तो वो क्या करे पर्सन, चाहे वो राहु किसी के भी हाउस में बैठा हो, जी, किसी भी राहु हाउस किसी कुंडली के किसी भी भाव में बैठा हो, अगर आपकी में। दशा चल रही है या कुछ भी ऐसा हम्म। है, वो नेगेटिव इम्पैक्ट दे रहा है। राहु है क्लीनलीनेस का कारक। अपना नेचर ऐसा बनाइए कि आपके पास हमेशा साफ सफाई हो, या तो आप खुद इंश्योर करिए, या अगर पॉसिबल हो एक दिन अपना टॉयलेट खुद साफ करिए। अमेरिकन बिलियनर वॉरेन बफेट, जो इंटरनेट हैथवे के मालिक हैं, बिल गेट्स से पहले वो कितने सालों तक मतलब बिलियनर रहे हैं, आज तो शायद टॉप 10 में आते हैं, लेकिन वो बहुत सालों तक रहे हैं। उनका बहुत फेमस कोट है कि मैं आज भी अपना टॉयलेट खुद क्लीन करता हूँ। राहु को तो उन्होंने कंट्रोल कर ही लिया ऑटोमेटिकली। तो राहु ही सक्सेस देता है। टॉप 10 दुनिया के अगर आप बिलियनर में एक हो, वो इंसान कह रहा है कि मैं अपनी टॉयलेट खुद क्लीन करता हूँ, तो आप इसका इम्पैक्ट समझ लो। जिन लोगों को एस्ट्रोलॉजी नहीं आती, उन्होंने तो एक स्टेटमेंट की तरह समझ लिया होगा उसको, लेकिन इसके पीछे मैं एस्ट्रोलॉजिकल फैक्टर बता रहा हूँ कि राहु वो काबू करके बैठे हुए हैं। क्योंकि आप, राहु जो चाहता है, राहु चाहता है कि आप अपने से नीचे वालों की इज्जत करें, शॉर्टकट्स ना लें, क्लीनलीनेस रखें। तो ये एज ए रेमेडी मैं बताता हूँ जनरली लोगों को कि अगर आप क्लीनलीनेस रखेंगे, अपना टॉयलेट खुद साफ करेंगे, तो राहु खुश होते हैं। और सेकंड होता है एनिमल फीडिंग। चाहे वो कोई सा भी एनिमल हो, कोई सी भी सोल होनी चाहिए, लाइव सोल, चाहे पक्षी हो, कोई सा भी एनिमल हो, अगर आप उसे खाना खिलाते हैं तो आपके राहु और केतु जो है जनरली उससे बूस्ट होते हैं। ओके सर।
अब एक और है, राहु का कौन सा प्लेसमेंट इंसान को सुपरस्टार बना सकता है और कौन सा प्लेनेट इंसान को कंगाल बना सकता है? मैंने एग्जाम्पल दिया था कुंडली में 10th हाउस में राहु बैठ, आपने खुद भी हम्म, क्वेश्चन पूछा था, तो बहुत ऑब्वियस है ये कि 10th हाउस में अगर हाँ। राहु प्लेस होता है तो इंसान बहुत तरक्की करता है, बहुत तरक्की बिल्कुल। करता है। हाँ और जी। कंगाल। कंगाल के लिए बहुत सारे कॉम्बिनेशन है, किसी एक हाउस को नाम लूंगा तो जस्टिस नहीं होगा वो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कॉम्बिनेशन हैं। स्टिल आपके माइंड में अगर एक हो कि हाँ पे ये है, एक मतलब सबसे पहले यही वाला आता है, तो वो अगर नहीं, आप राहु एक के ले। साथ अगर क्रूर ग्रहों की या पाप ग्रहों की युतियां बन जाए ना, या दृष्टि पड़ जाए, तो दिक्कत हो जाती है। फिर वो आपको ओके सर। परेशान करके ही मानेगा, क्योंकि उसके अपनी पावर को वो ओवर पावर दूसरे प्लैनेट्स कर देंगे, और वो कहाँ हम्म। पर प्लेस्ड है उसी हाउस के हिसाब से रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। अगर सेकंड हाउस का मैं एग्जांपल ले लूं, वहां पर शनि भी बैठा है, मंगल भी बैठा है, सूर्य भी बैठा है, तीन तीन पाप ग्रह बैठे हैं राहु के साथ में, तो राहु अकेला हम्म। कुछ नहीं कर पाएगा। और ये अगर अपने उच्च 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 के हो गए, अगर शनि सूर्य मंगल, तो फिर आपके वो कहानी खराब कर देंगे, तो ऐसा डिसीजन दिलवाएंगे कि आपको ऊंचाई से ले जाकर बहुत ही ऊंचाई से फेंकेगा नीचे। ठीक है। सर यहीं पर ही अब हम अपना ये एपिसोड समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच, आपने इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन हमें दी। और आई थिंक अब जिस जिसको भी राहु के बारे में जानना होगा कि भाई मेरा राहु इस हाउस में बैठा है, उस हाउस में बैठा है, तो इस एपिसोड के बाद आपको सारी ही चीजें क्लियर हो जाएंगी। आपको 100 वीडियोस देखने की कोई जरूरत नहीं है। इसी एक वीडियो में आपको सारी डिटेल में हमने डिस्कस किया है। थैंक यू सो मच सर अगेन। ऐसे ही हम आप सभी के लिए ऐसे ही एपिसोड्स लाते रहेंगे, और हमें जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको नेक्स्ट एपिसोड किस ग्रह पे चाहिए, तो हम उसी ग्रह पे नेक्स्ट एपिसोड आप सभी के लिए लेकर आएंगे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, जय श्री राम।